हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ निकिता बजाज एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एट लर्न करो क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है केमिस्ट्री का 27 फरवरी को है। एंड सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था, ताकि आप सभी को आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपका सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। सैम्पल पेपर में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने मार्क्स के हैं, जितने सेक्शंस डिवाइडेड हैं, वो सारी डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। एंड साथ में आज अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से आपको हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किसमें कितना लिखना है, कितना कंटेंट किस में आपने लिखना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसको। ठीक है, एंड साथ में एक एक कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करना है हमने। अभी एमसीक्यू सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन Which of the following solution will have the highest conductivity at 298 Kelvin? क्या क्वेश्चन है कि किस सॉल्यूशन की हाईएस्ट कंडक्टिविटी है 298 केल्विन पर। अभी देखो, कंडक्टिविटी हमने निकालनी है एंड हमारे पास चार सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला है 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन, 0.01 मोलर CH3COOH, 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ पता है कि जैसे ही हम डाइल्यूशन की तरफ जाते हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है, घटती है। तो अभी देखो, कंडक्टिविटी क्यों घट रही है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो भी कम हो गई। तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा किन की है, 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर CH3COH। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, किसकी सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी होने वाली है, ऑप्शन नंबर बी, 0.1 मोलर HCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसमें A प्लस बी हमें बताना है A एंड B क्या है। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें आपको A एंड B बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास। तो बच्चे देखो, सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो ये क्या ध्यान रखनी है, एक चीज़ हमने सभी ने, कि अब अगर यहाँ पे आपको एसिमेट्रिक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, देखो इधर है CH और इधर है CO। ठीक है ना, यानी कि यहाँ कीटोन की फंक्शनैलिटी का ग्रुप है, यहाँ पर एल्डिहाइड का है। तो यहाँ पर इतना चीज़ क्लियर हो गई कि मिक्स्ड हो रहा है, सेम नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल का यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। अभी इसमें भी क्रॉस एल्डोल में भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें जो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बना के देखें कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये आपका CHO हो सकता है, दूसरा आपका यहाँ हो सकता है C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड H। CH3 था तो CH2 एंड H लिखा मैंने। अब आप सभी को पता है ये रिमूव होगा, तो यानी कि यहाँ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, क्योंकि बेस होता है। और ये फिर कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये इधर जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ, देखो ये एज इट इज़ था C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर अभी देखो CH2 में से आपका एक H प्लस बाहर निकल गया, तो अभी यहाँ क्या बचा, देन CH2 एंड देन COH एंड यहाँ H था। देन यहाँ हमारी क्या है, बेंजीन की रिंग है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अब इसमें से रिमूवल होना है कि नहीं। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा एंड आपके पास डबल बॉन्ड आते ही यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन जो है, ये वाला एक हाइड्रोजन
ये यहाँ शिफ्ट होगा एंड यहाँ देन आपका H2O बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर बीच में हमारे पास फिर अब फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो ये बनकर आएगा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड देन बेंजीन। ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट फाइनल बन के आ रहा है। लेकिन कहाँ से बन के आ रहा है ये प्रोडक्ट आपका, कैसे बन रहा है ये प्रोडक्ट? बेंजल्डिहाइड चाहिए एंड एसिटोफिनॉन चाहिए, यानी कि इसका आपका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो विटामिन जो है बॉडी में, ठीक है, विटामिन A, B, C, D, A, C, D एंड K जो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, तो कौन से हैं वो? तो K होता है, E, D एंड A, ये इसको याद करने का शॉर्टकट है, तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कीटोन A विच अंडरगोज आइडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव दिस। अभी यहाँ ध्यान से देखना, आपको इस कीटोन का IUPAC नेमिंग बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है? इस कीटोन की IUPAC नेमिंग बतानी है, जो कि आपकी आइडोफॉर्म की, ये आइडोफॉर्म की रिएक्शन आपको देता है। ठीक है, इस कीटोन का IUPAC नेम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका होगा 3-मिथाइल पेंट 3-ene-2-on। ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार बना के अगर चाहे आप देख भी लो तो तब भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। CH3C डबल बॉन्ड O ONA। तो यहाँ देखो ध्यान से, इन भी है यहाँ पर, ठीक है ना, इन भी है हमारा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो इन है ना, इस इन की वजह से ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एंड सेकेंडली आपको ध्यान रखना है इन एंड ओन, कीटोन वाला ग्रुप है एंड इन भी ग्रुप है, तो इसीलिए इसका नेमिंग करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी पेंट की बैठेगी, 5 कार्बन्स की बैठेगी, सब आराम से दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 3-मिथाइल पेंट 3-ene-2-on। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान ही है अभी तक तो MCQ सारे। करेक्ट कौन सी नहीं है? इन हैलोएरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द हैलोजन एटम्स आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। ऑप्शन नंबर A तो ये है हमारा कि हैलोएरीन्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं हैलोजन एटम के, वो कॉन्जुगेशन में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिंग में। ऑप्शन B है द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, यानी कि कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड कोवेलेंट होता है, नॉन पोलर है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है कि SN1 रिएक्शन के टाइम पे कार्बोकैटायन जो हमारा बनता है वो स्लो स्टेप में बनता है जब, तो वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है एंड वो प्लेनर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आउट ऑफ द CH2 डबल बॉन्ड CHCl एंड C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो हैलोएरीन्स के केस में सबसे पहली स्टेटमेंट में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं हैलोजन एटम्स में, हम सभी को पता है कि यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है कि नहीं होता है? होता है ना कॉन्जुगेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है, दैट मीन्स ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अभी कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कोवेलेंट होता है, जैसे कि अगर हम बात कर लें RMgX की, तो क्या ये बॉन्ड कोवेलेंट है? क्या ये बॉन्ड कोवेलेंट है? ये बॉन्ड कोवेलेंट नहीं है, ये बॉन्ड तो आयनिक है ना, क्योंकि ये मेटल है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। RMgX होता है ना, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये तो कैसा हो गया? आयनिक बॉन्ड है एंड ये पोलैरिटी होती है इसमें। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है एंड हमें रॉन्ग ही बतानी थी। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को ना पढ़ते नहीं हैं, हम सोचते हैं करेक्ट वाली पूछिए, जबकि आपसे क्या पूछिए? इनकरेक्ट पूछिए। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखते हुए आप करेंगे कि करेक्ट पूछिए स्टेटमेंट या इनकरेक्ट पूछिए। ठीक है, अगली है आपकी स्टेटमेंट SN1 रिएक्शन के टाइम पे देखो कार्बोकैटायन जो बनता है, हाँ हमें पता है SN2 के टाइम पे SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वो प्लेनर भी होता है, तभी तो दोनों साइड से अटैक होता है, राइट। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट थी। एंड इन सब में से, इन तीनों में से SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये वाला होगा, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजाइल वाला इतना रिएक्टिव नहीं है, एंड यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर भी इतनी रिएक्टिविटी नहीं है, तो इसीलिए ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओनली B इज़ द इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है,
मैच द प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज। अभी यहाँ आपको क्या करनी है, प्रॉपर्टीज मैच करनी है विद द 3D सीरीज। ठीक है, तो पहला है द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी प्रॉपर्टी मैच करनी है। ठीक है, उसके बाद शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद होगी किसी को अगर, कि इन मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में हमेशा हमने एक या दो ऑप्शंस कंफर्म कर लेने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते हैं। देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा कम किसकी होती है, आपकी जिंक की होती है। तो यानी कि इसका तो आर का फर्स्ट हो गया। तो अब आर का फर्स्ट आप देखो ज़रा, इनमें से किस में है, इन दोनों में से है, तो यानी हमारा करेक्ट आंसर इन दोनों में से कोई होगा। उसके बाद अगर हम देखें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपकी किस में बनती हैं, मैंगनीज में होती हैं कि नहीं होती हैं, है ना। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक जाती है, +7 तक जाती है। तो इसीलिए इसका सेकंड का क्यू, तो यानी कि क्या करेक्ट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, तो वो स्कैंडियम। क्यों नहीं बनाता स्कैंडियम कलर्ड कंपाउंड, क्या रीज़न है, क्योंकि डी ट्रांजिशन करने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फालतू। जब ये अपनी +3 की स्टेट में जाता है तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है इसकी, तो जिसकी वजह से इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो जिसकी वजह से कलर शो हो सके। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो और अ फ्रैक्शन। ये तो आपकी पहले ही गलत स्टेटमेंट हो गई। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब ये आपकी करेक्ट है। याद होगा अगर आपको कि मॉलिक्यूलरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से कुछ मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एंड मॉलिक्यूलरिटी मल्टी स्टेप्स के लिए हम नहीं देख सकते, हम एक ही स्टेप के लिए देखते हैं एंड वो आपका स्लोएस्ट स्टेप। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसीलिए आपकी ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। बाकी की स्टेटमेंट्स भी देख लो। एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये गलत है, इट इज़ अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी। रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। उसके बाद रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है आर वेरी रेयर बट आर वेरी फास्ट, ये भी आपका गलत है। मॉलिक्यूलरिटी आपकी 3 रेयर नहीं होती है ना, 4 भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट C4H8 NH3 पॉजिटिव X माइनस इज सॉल्युबल। ऑब्वियस सी बात है, किस में सॉल्युबल होगा, वाटर में, है ना, वाटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol with Lucas reagent। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए इसका, 2-phenyl ethanol। ठीक है, क्या होता है इथेनॉल का स्ट्रक्चर, ये आपका 2-phenyl इथेनॉल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर CH3 आता है ना, लेकिन CH3 की जगह CH2PH आ गया। तो ये आपका बताओ कौन सा अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब जब ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया और ल्यूकास रिएजेंट का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि 3 डिग्री में जो कार्बोकेटाइन बनता है फिनाइल कार्बोकेटाइन, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल, इसीलिए सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एंड 1 डिग्री तो ये शो ही नहीं करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट के साथ ही कोई टेस्ट शो नहीं करता है, कोई भी टर्बिडिटी नहीं ऑब्जर्व होती है। तो क्योंकि ये आपका एक 1 डिग्री अल्कोहल है, इसी वजह से यहाँ पर आपको कोई भी टर्बिडिटी भी देखने को नहीं मिलने वाली है। क्लियर हो गया, तो इसीलिए आपका इसका बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 1.5 मोलर एंड आफ्टर 120 सेकेंड्स the concentration of the substance A is 0.75 molar, the rate constant for the rate constant if it follows zero order kinetics is। तो क्या बताना है यहाँ पर आपको, क्वेश्चन को पढ़ लो। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर A की दे रखी है 1.5 मोलर, ठीक है, A की इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.5 मोलर एंड 120 सेकेंड्स के बाद वो कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है, तो रेट कांस्टेंट अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे इसका रेट कांस्टेंट, बताइए। फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ठीक है, अभी आप ध्यान से देख लो, A आपकी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T है, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 1.5 है,
ठीक है, एंड आपकी आफ्टर 120 सेकेंड्स, ठीक है, 120 सेकेंड्स अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक बहुत इजी सा है ये, सॉल्व करेंगे आप तो क्या आंसर आएगा इसका 0.00625। तो ये आई थिंक बहुत इजी कैलकुलेशन थी, सभी इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिसोल अंडरगोस, एनिसोल का फॉर्मूला ये होता है, एनिसोल का फॉर्मूला, एनिसोल अंडरगोस द ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ द आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट। क्यों? मतलब एनिलीन ब्रोमिनेशन की रिएक्शन दिखा रहा है ब्रोमीन के साथ, ठीक है, इथेनोइक एसिड में, इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन, मतलब आयरन का कैटलिस्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, है ना, Br2 इज़ इनफ। तो क्यों रीज़न है इसका, क्या रीज़न है? ऑप्शन ए दे रखा है ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मेथॉक्सी ग्रुप, मतलब कि यहाँ पर एक्टिवेशन है बेंजीन रिंग की, क्योंकि बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो रही है मेथॉक्सी ग्रुप से, या फिर ऑप्शन बी है डीएक्टिवेट हो रही है, या ऑप्शन सी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका होगा एक्टिवेशन का रीज़न, है ना, क्योंकि मेथॉक्सी ग्रुप कैसा होता है बच्चा, एक्टिवेटिंग होता है। देखो क्या है कि ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ा देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से जो ब्रोमिनेशन की रिएक्शन है वो और ज़्यादा इजीली हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ग्राफ को देखते हुए आपको बताना है ये किसका ग्राफ है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो ना, तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, ग्राफ के क्वेश्चन में उसकी एक्सिस पर देखना चाहिए किसका लेबलिंग है। तो यहाँ पर साफ साफ एक्सिस में दे रखा है रेडियस का लेबलिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस का लेबलिंग है तो किसका ग्राफ है, एटॉमिक रेडियाई का, है ना। तो क्या होगा करेक्ट आंसर बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। देन आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट को मैंने ऑलरेडी क्लासेस में पहले भी क्लियर किया हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन ही क्या होता है बच्चे। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो ये डेफिनेशन है कि जिनकी इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट डी सबशेल होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट अंदर वाली डी शेल, जिसको इसीलिए हमने नाम दिया उसको पेनल्टीमेट डी सबशेल। तो अभी अगर आप ध्यान से देखें इन सब को, स्कैंडियम, सिल्वर, वैनेडियम एंड जिंक, तो किसकी आपकी इनकम्प्लीट नहीं है, वही आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, है ना। तो स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम की भी इनकम्प्लीट है, सिल्वर की भी इनकम्प्लीट, वैनेडियम की भी इनकम्प्लीट। 3d10 की कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, जिंक की, इसकी पूरी की पूरी फिल्ड होती है, तो इसी वजह से ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक के साथ साथ मरकरी एंड कैडमियम, ये तीन हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, तो इसीलिए आपका इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब बच्चा देखो ये लेबल्ड ये क्वेश्चंस जो होते हैं असर्शनिंग एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमें किस तरह से सॉल्व करना होता है, इनमें हमें इस तरह से देखना होता है कि दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक असर्शन की स्टेटमेंट होती है, एक रीज़न की स्टेटमेंट होती है। मतलब कि आपको एक कोई जनरल स्टेटमेंट दे दी केमिस्ट्री की कि क्या ये ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, असर्शन दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट उसकी रीजनिंग की आएगी कि क्या ये कि उस स्टेटमेंट में जो लिखा है वो क्यों हो रहा है, उसका करेक्ट रीज़न अगर है आंसर, तो तब हम कहेंगे कि असर्शन सही है, रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कई बार आपको क्या होता है असर्शन गलत है बट रीज़न सही, रीज़न ऑब्वियसली रीज़न भी आपका फिर गलत ही है, ठीक है। दूसरा कई बार हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि असर्शन करेक्ट, रीज़न भी करेक्ट, बट असर्शन एंड रीज़न दोनों अलग अलग हैं, कोई आपस में लिंक नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को फिर ऑप्शंस को चूज़ करना होता है। कई बार क्या होता है असर्शन ट्रू होती है बट रीज़न फॉल्स होता है, कई बार होता है रीज़न ट्रू होता है असर्शन फॉल्स होता है, बाकी के दो भी मैंने आपको बताई दिए हैं। तो ये चार कंडीशंस होती हैं, अब इसमें से हम चेक करेंगे पढ़ के। पहले हम पढ़ते हैं असर्शन को। असर्शन क्या है, अल्कोहल्स रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है।
तो यानी कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। बिल्कुल सही बात है जी। कैसे? क्योंकि हम सबको पता है कि अगर CH3OH इसमें अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये बनेगा CH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब अगर इसमें आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो तब आपका बनेगा CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें बच्चे कि यहाँ पर ये जो है नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, वहाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी? असर्शन करेक्ट हुई। जो बॉन्ड जब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। मतलब अगर ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये गलत है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज चाहता है अपने ऊपर। तो अब यहाँ पर तो ये पहले खुद ही इलेक्ट्रॉन से खाली है ना, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ, बट यहाँ पर ये बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपकी गलत हो गई स्टेटमेंट। ठीक है ना, सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। एक मिनट, इसमें मुझे थोड़ा डाउट आया, यहाँ आप कट करना। क्या आंसर क्या था इसका? हाँ नहीं, सही तो था, मैं सही बोल रही थी। मैम मैं सही बोल रही थी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बच्चे हम क्या देख रहे थे कि जो बॉन्ड जब हमने C और O का बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर ही नहीं सकती है, उसके पास पहले एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने पर लेगी, है ना। तो लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर? असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू बेंजोइक एसिड। अभी देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो जो आपका टोलुइन होता है, अगर आपने KMnO4 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको रोकना है, बीच में CHO आपको चाहिए, तो तब आप क्या लेंगे? माइल्ड लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब आपको लेना पड़ेगा, है ना। एंड येस इट्स पॉसिबल, लेकिन रीज़न जो है उसका कुछ लिंक नहीं है असर्शन के साथ। मतलब ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट जनरल थी, बट यहाँ पर एक अलग बात बोली गई है, तो दोनों का कोई लिंक नहीं है आपस में, इसीलिए है तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला है एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंड रीज़न है यहाँ पर दे रखा है कि ये बायो कैटलिस्ट्स की तरह काम करते हैं। तो अब अगर यहाँ पर आप देखो तो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ कि बच्चे जो एंजाइम्स हैं उनकी हमेशा बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, कुछ ही पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं फॉर सम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। एंड एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, है ना, तो ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या है? यही सेम बात आ गई कि लेकिन रीजंस का कोई आपस में लेना देना नहीं था, वो बायो कैटलिस्ट है ठीक है, बट रीजन का कुछ भी लिंक नहीं था, तो इसीलिए इसका भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अगला है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस of aqueous copper sulfate using the copper electrodes hydrogen gas is released at the cathode। ठीक है, अब जब हम कॉपर सल्फेट के aqueous सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स पे हाइड्रोजन गैस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हुए इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होती है। ठीक है,
तो अभी जो रीज़न इसका दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर +2 टू कॉपर का वो ज़्यादा है दैन द H+2H2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका आपका डी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर तो बच्चा पहली बात वो कैथोड पर होता है डिपॉजिट, ठीक है ना, तो आपकी असर्शन ही गलत है, असर्शन आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी कैथोड पे कॉपर होता है, कॉपर का क्या होता है? रिडक्शन होता है, एंड जिसका रिडक्शन होता है वो कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी असर्शन ही फॉल्स हो गया। तो असर्शन तो फॉल्स है, बट हमारी रीज़न क्या है? ट्रू है कि इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा रहता है दैन द H+2H2। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अब रेडियो एक्टिव डीके है, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं हम पहुँचे कहाँ हैं? सेक्शन बी पे पहुँच चुके हैं हम बच्चे। तो यहाँ पे अब बच्चे सेक्शन ए आपका MCQs का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, तो जिसमें से कि आपको देखना है ये वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर्स हैं जिसमें से सिर्फ 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं, क्या है? रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, एंड यहाँ पे द इनिशियल अमाउंट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स X एंड Y इज़ 1 ग्राम्स ईच। ठीक है, तो दोनों का ही 1 ग्राम्स लिया हमने, X कितना लिया? 1 ग्राम लिया। ठीक है, तो हाफ लाइफ्स आपको बतानी है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर हाफ लाइफ्स, मतलब टी हाफ आपको बताना है 12 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब 12 आवर्स एंड 16 आवर्स के हिसाब से इनकी हाफ लाइफ है आफ्टर 2 डेज। 2 दिन का मतलब क्या होता है बच्चे? 2 दिन का मतलब होता है 48 आवर्स, एंड एक हाफ लाइफ कितने टाइम की है? 12 आवर्स की है। तो जैसे अगर मान लो कि आपकी जब पहली हाफ लाइफ होगी तो पहली हाफ लाइफ तक इसका क्या होगा? ये पहले तो इनिशियल हमने 1 लिया था, जब फर्स्ट टी हाफ आई तो ये किस पर? ये आधा हो गया। फिर जो अब एक बात पहले ये देखो कि कितनी हाफ लाइफ होनी चाहिए, ये क्लैरिटी हो पहले। 48 आवर्स एंड 12 आवर्स 1 हाफ लाइफ, ठीक है ना, तो टोटल कितनी हो गई? 4 हाफ लाइव्स हो गई। ठीक है, 4 हाफ लाइव्स हो गई, तो पहली हाफ लाइफ ही हो गई। फिर जब दूसरी हाफ लाइफ आई तो ये 1/4 तक पहुंच गई होगी। फिर जब आपकी तीसरी हाफ लाइफ आई तो ये 1/8 तक, देन चौथी हाफ लाइफ तक ये 1/16 तक पहुंच गया होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो हमारा x के लिए था। अभी दूसरे के लिए हाफ लाइफ कितनी थी? फॉर x, देन फॉर y 48 आवर्स 16 आवर्स 1 हाफ लाइफ। 16 आवर्स की आपकी एक हाफ लाइफ है, तो इसकी वजह से आपकी टोटल 3 हाफ लाइफ यहाँ आएंगी। ठीक है, टोटल आ जाएंगी यहाँ 3 हाफ लाइफ्स। तो अभी यहाँ अगर हम देखें 1 ग्राम Y से शुरुआत करते हैं, तो पहला टी हाफ आपका आएगा 1 हाफ, दूसरा टी हाफ तक आएगा 1/4, तीसरा टी हाफ आएगा 1/8। तो यानी कि फाइनल x की कितनी आई? 1/8, उसकी कितनी आई? y की आई 1/8, x की आई 1/16, यानी कि 1/16 अपॉन 1/8। क्लियर हो गया? तो यानी कि हमारे पास जो रेशो आ जाएगा, क्या रेशो आ जाएगा? 1/2, 1:2। अगला है द हाइपोथेटिकल रिएक्शन P+Q, R is half life order, R is the half order with respect to P and 0 order with respect to Q, what is the unit? तो क्या यूनिट होगी इसकी? देखो पहले तो ये वाला आपको क्लियर हो गया सभी को, 16 आवर्स थी इसकी एंड उसकी आपकी 12 आवर्स थी, तो उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ 1:2 आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड अभी यहाँ पर इसका आपका क्या करेक्ट आंसर आएगा? इसको एक बार को आप देख लो कि रेट सबसे पहले किस तरह से लिखोगे। देखो क्वेश्चन में रेट के लिए पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए, रेट के P की पावर हाफ Q की पावर 0। अब देखो
यहाँ पर जो आपका ये प्रोडक्ट है इसकी क्या होती है, कंसंट्रेशंस, ये मोलारिटी होती है ना, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अब ये जो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होती है ना, इसका भी आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की पावर हाफ। फिर कंसंट्रेशन किस में होती है, मोल्स पर लीटर में, मतलब मोल पर लीटर की पावर हाफ अपॉन टाइम की पावर हाफ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका मोल की पावर हाफ, लीटर की पावर माइनस हाफ एंड सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एंड ये आपका रेट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A 5% solution of Na2SO4.10H2O is isotonic with 2% solution of non-electrolyte non-volatile substance X. Find the molecular weight of the X. Solutions का क्वेश्चन है। एक 5% सॉल्यूशन है Na2SO4.10H2O का, उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। ये आइसोटॉनिक है किसके साथ, 2% सॉल्यूशन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का है। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। हमें सबको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस जिनके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यानी कि π1 इक्वल टू π2, यानी कि IC1RT इज इक्वल टू C2RT, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको बच्चे R एंड T तो क्या है, सेम है, ठीक है। C1 अलग है, C2 अलग है। अभी यहाँ आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन को देखो एक बार। Na2SO4 है एंड साथ में आपकी एक दूसरी कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि 2 आयंस जाएंगे NO2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो I की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके पास मोलर मास आ जाएगा 42.9 ग्राम्स। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। अब आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स में अरेंज करना है। इसमें अरेंज करना है, अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखें अगर कि जो डाइक्लोरोबेंजीन है, दिस इज द डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि 3 ऑप्शंस बन सकते हैं, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यानी कि हम एक तो दोनों को देखो, एक तो आपका मेटाक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन एंड मतलब यही 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना हमारे पास, दोनों पैरा पर हो गए, दोनों एक ऑर्थो एंड एक आपका मेटा पर हो गया। तो अब इनको हमने किस हिसाब से अरेंज करना है, इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है। तो देखो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, फॉर द मेटा, एंड सबसे ज़्यादा किसका है, फॉर द पैरा, एंड बीच में किसका है, ऑर्थो का है। तो यहाँ पर इसका कारण क्या था, पैरा में रीज़न उसका ये है कि उसमें सिमेट्री है। क्या है बच्चे, सिमेट्री है, एंड उसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड क्लोज पैकिंग होने की वजह से सबसे ज़्यादा उसका है, उससे कम किसका है, ऑर्थो का है, एंड उसके बाद आपका किसका है, मेटा का है, ठीक है। ऑर्थो का आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेटा, ठीक है। अभी बी पार्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इन हैलोएरीन्स अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन। तो अभी अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो हैलोएरीन होता है, इसमें क्या होता है बच्चे, सभी को पता है कि जो हैलोजेंस होते हैं उनका कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, है कि नहीं, माइनस आई इफेक्ट होता है ना ये। तो अभी एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी रिंग क्या हो रही है, डीएक्टिवेट हो रही है, ठीक है। माइनस एम के साथ साथ
ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको अभी बताया कि -I का जो इफ़ेक्ट है उसी की वजह से इसकी टेंडेंसी है जो कि ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, बेंजीन रिंग से खींचता है, तो जिसकी वजह से वो डीएक्टिवेट बन जाती है। डीएक्टिवेट हो जाती है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको आने के लिए, रिएक्शन करने के लिए और ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस हमें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो इसी वजह से ये रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक इनमें बहुत ज़्यादा स्लोली होती हैं एंड इनको आपको काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशन भी देनी पड़ती है करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द पैरा टॉलोएल्डिहाइड एंड पैरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड विच वन इज मोर रिएक्टिव। अभी देखो टॉलोएल्डिहाइड एंड देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं सबसे पहले पैरा टॉलोएल्डिहाइड मतलब पैरा पोजीशन पर हमने CHO को बनाना है। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। एक मिनट, देखो ये जो है CH3 मेन, CHO मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, और दूसरा पैरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड। अब अगर आपको इन दोनों कंपाउंड में से रिएक्टिविटी देखनी है, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, देखो बच्चे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग में पहली बात तो जो ग्रुप्स लगे हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है और वो उसको बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है, तो यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन थोड़ी डेफिशिएंट हो रही है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। एंड अब ये जो कार्बोनिल में ये जो C+O का ग्रुप है, कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसमें पोलैरिटी क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी ना। और जब आपकी पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी बच्चे, तो पोलैरिटी इंक्रीज़ होने की वजह से रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाला जो है आपका पैरा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड ये ज़्यादा रिएक्टिव है। सारे एक्सप्लेनेशंस आप देंगे, लेकिन ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, वो कम हो रही है, तो रिएक्टिविटी भी कम हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसका ए का आप देख सकते हो यही सेम एक्सप्लेनेशन है। CH3 ग्रुप का अपना +I इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, रिएक्टिविटी घट रही है ना। तो ये इसका ए का आपका आंसर था जो मैंने आपको अभी बताया। दूसरा आपको स्ट्रक्चर बनाना है एसीटोन का जब रिएक्शन होती है। ठीक है, किसके साथ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल 2,4-DNP रिएजेंट जो है हमारा, उसके साथ हमने एसीटोन की रिएक्शन को दिखाना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है आपकी कुछ इस तरह से, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन CH3CO CH3 के साथ हो रही है। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ भी नहीं होना, यहाँ से ना कंफ्यूज मत होना बच्चे, यहाँ से बस इतना हुआ है कि ये H2O का लॉस होता है, यहाँ से H2 का और यहाँ से O का, एंड ये CH3 यहाँ पे ग्रुप आपका रह गया, तो ये आपका बन गया 2,4-DNP का प्रोडक्ट। ठीक है, ये और वाला जो सेकंड पार्ट था उसको भी देखते हैं। बेंजीन टू मेटा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड, बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें, मेटा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप की रिएक्शन है। सबसे पहले आपको CO एंड HCl से रिएक्ट करके गेटमैन कोच की रिएक्शन CHO लेकर आना है, एंड देन उसके बाद आप सीधा इसका नाइट्रेशन करा देंगे बच्चे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, बहुत इजी था। इसी तरह से ब्रोमोबेंजीन का कराएंगे कन्वर्जन, तो ये देख सकते हो
इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो गई तो MgBr आ जाएगा। देन फिर आफ्टर दैट CO2 एंड HOH H2O की प्रेजेंस में आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या है, दोनों कन्वर्जन्स, बहुत ज़्यादा सिंपल कन्वर्जन्स थे। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA हेल्प्स इन दिस प्रोसीजर। तो अभी देखो ये आपका वैसे तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता है कि फिर भी हमने बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ी बहुत जो बायो पढ़ी है, तो DNA का क्या एक होता है, DNA का रेप्लिका करने का होता है फिनोमेना, रेप्लिकेशन होता है DNA का। तो ये DNA की रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, प्रोटीन का स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं, आप सभी को पता है 2 डिग्री 3 डिग्री डीनेचुरेशन जो होती है, जो डीनेचुरेशन होती है 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड एंड 1 डिग्री इज रिटेन्ड। 1 डिग्री जो होते हैं ना, 1 डिग्री के प्रोटीन्स जो होते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स, उनको कुछ नहीं होता। 2 डिग्री 3 डिग्री में जो कॉइलिंग होती है ना, जैसे ही हीटिंग हुई तो वो डीनेचर हो गया, मतलब वो स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं हीट जैसे ही हम उनको प्रोटीन्स को करते हैं। तो यानी कि इसका आपका करेक्ट क्या आंसर रहेगा, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कि यहाँ पे रेप्लिकेशन की जो इसका फिनोमेना होता है, ठीक है, जो आपका एक रेप्लिकेशन का फिनोमेना होता है वो होता है इसमें DNA में, एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट रहते हैं, सेकेंडरी टर्शरी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगला अब हमारा आ रहा है ये सेक्शन C। चलिए तो अब हम चलिए बच्चे अब हम सेक्शन C पर चलते हैं। इस सेक्शन C में बच्चे आपके 7 क्वेश्चंस होंगे एंड चॉइस भी मिलेगी आपको एक क्वेश्चन की, एंड आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इनकी क्या करनी है, इनकी हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, फॉर्मूला अगर आप स्ट्रक्चर नहीं भी बनाना चाहते कोई बात नहीं, बट फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, बिस इथेन 1,2 डायअमीन ड्राई हाइड्रोक्सी आइडो क्रोमियम डाईहाइड्रोक्साइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। अभी देखो बच्चे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिस क्यों आ रहा है। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, बिस क्यों आता है, जहाँ पे हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है, ये ना, या फिर आपका ट्राइडेंटेट है या टेट्राडेंटेट है, तो उस केस में आपको फिर ये बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज़ करने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पर बिस इथेन 1,2 डायमीन, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, EN, इन। ठीक है, दूसरा डाईहाइड्रोक्साइड, 2 हाइड्रोक्साइड हैं, 2 इन हैं, क्रोमियम 3 क्लोराइड है। ठीक है, तो किस तरह से लिखा जाएगा इसका फॉर्मूला, क्रोमियम साथ में 2 इन 2 हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट में क्या है, क्लोराइड। हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि क्लोराइड अंदर आना है या बाहर आना है, इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, वो ये कि यहाँ पर देखो ध्यान से, हाइड्रोक्साइडो है ना, यहाँ पे जो लिगेंड्स अंदर को होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर के, उनमें लास्ट में E का चेंज हो जाता है, यानी कि जो IDE था, IDE किस में चेंज होता है आपका, IDO में, आइडो। ठीक है, तो यहाँ पे O लग गया। ठीक है, तो और दूसरा क्लोराइड, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर से बाहर है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आपका कुछ इस तरह से फॉर्मूला आएगा, Cr इन होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस। पहले इथेन 1,2 डायमीन है तो पहले इन आएगा, देन उसके बाद फिर हाइड्रोक्सी के 2 ग्रुप्स आएंगे OH के एंड देन क्लोराइड। ठीक है, या आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डायमीन। अभी क्वेश्चन अगले वाला पढ़े बच्चे, क्या क्वेश्चन था बी पार्ट हमारा, डज द आयनाइजेशन आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट। देखो ये कंपाउंड है, क्या इसके लिए आयनाइजेशन आइसोमर एग्जिस्ट करता है, याद करो आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या थे। आयनाइजेशन आइसोमर्स आपके वो आइसोमर्स होता है जहाँ पर लिगेंड और काउंटर आयन में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, काउंटर आयन के साथ ही एक्सचेंज होता है और किसी के साथ एक्सचेंज नहीं होता है।
ठीक है, लेकिन यहाँ कोई भी काउंटर आयन नहीं है। यहाँ पर एक काउंटर आयन हमें जो दिख रहा है वो हमको ये मेटल दिख रहा है। मेटल के साथ कभी भी चेंज नहीं होता है, लिगेंड के साथ चेंज होता है। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम अगर हम सोचें कि वो चेंज हो जाए तो तभी आयनाइजेशन आइसोमर बन जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। हमेशा लिगेंड चेंज होता है ना। एक लिगेंड अंदर चला गया, दूसरा लिगेंड उसकी जगह बाहर आ गया, तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आयनाइजेशन आइसोमर इसीलिए यहाँ आपका नहीं बन सकता है। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए आपका ये वाला भी आपका नहीं है पॉसिबल। इज द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज अ ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस। अभी देखो, एक सेंट्रल मेटल एटम एक कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक तो होता है सेंट्रल मेटल एटम, एक होता है लिगेंड। अभी बताओ कि लिगेंड का क्या काम होता है और मेटल का क्या काम होता है। देखो, मेटल का काम होता है कि मेटल बच्चा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। मेटल क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है ना। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और मेटल उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी देखो, जो एक्सेप्ट करता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, ल्यूइस एसिड की तरह, है ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए वो आपका क्या है, ल्यूइस एसिड है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इसमें तो एमसीक्यूज है ही नहीं। यहाँ कट लगा देना इस लाइन में मैम। तो बच्चे इसका करेक्ट क्या होगा, अब फिर ये लाइन बोल दी, ओहो सॉरी, ये लाइन नहीं बोलनी है। ठीक है, ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन का फिर क्या आंसर होगा हमारा कि ये एक ल्यूइस एसिड की तरह काम करता है, ना कि ल्यूइस बेस। ठीक है, बिकॉज द मेटल एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन वी कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद 2 हाफ सेल्स कंपोज्ड ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स, एक्सप्लेन योर आंसर। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि क्या हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपके 2 हाफ सेल्स हैं, ठीक है, और साथ में आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भी है एंड जिंक इलेक्ट्रोड है। तो क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर बच्चे एक सेल में क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ देखने के लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड देख लो कि एक इलेक्ट्रोड होना चाहिए और दूसरा उसका सॉल्यूशन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड भी हो और दूसरा उसी का सॉल्यूशन। तो यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, 2 हाफ सेल्स is different, the electrode potential will be different making the cell possible, है ना। जिंक इलेक्ट्रोड एंड ZnSO4 सॉल्यूशन, तो 2 अलग अलग हो गए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस भी आ जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर आपका सेल बनना पॉसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पार्ट देखते हैं इसका। मोलर कंडक्टिविटी फॉर द क्लोरीन माइनस आयन हमने निकालनी है। MgCl2 के लिए दे रखी है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड आपको साथ में Mg2+ की दे रखी है। ठीक है, तो आपको सभी को पता है किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम मैम कट करना है इसको भी, दोबारा से कर रही हूँ मैं यहाँ। तो क्या क्वेश्चन है कि आपने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है फॉर द क्लोरीन माइनस आयन एंड आपको ये डेटा दे रखा है फॉर MgCl2। तो MgCl2 का ब्रेक डाउन किस तरह से होगा, Mg2+ एंड 2 क्लोरीन माइनस आयन्स में। ठीक है, तो यानी कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर MgCl2 किसके इक्वल होगी 2 टाइम्स द मोलर कंडक्टिविटी फॉर क्लोरीन माइनस आयन प्लस Mg2+ के आयन की। ठीक है, तो आपको Mg2+ के आयन के लिए ऑलरेडी दे रखी है 106 एंड इसको x मान लेते हैं, ये आपको निकालनी है एंड ये आपको दे रखी है किसके इक्वल 258.6। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू जो आ जाएगी तो वो आपके क्लोरीन माइनस आयन की कंडक्टेंस निकल आएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड इसका आंसर आ जाएगा 76.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेल कांस्टेंट। अब देखो आपको दे रखा है सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी सेल का 0.146 सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट दे रखा है यानी कि आपको G* दे रखा है। ठीक है,
कितना दे रखा है 0.146। उसके बाद कंडक्टिविटी 0.01 मोलर सॉल्यूशन की आपने निकालनी है, कंडक्टिविटी यानी कापा निकालना है आपको। कंसंट्रेशन आपको दे रखी है यहाँ पर 0.01 मोलर सॉल्यूशन की एक इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है। एंड उसमें रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 1000 ओम्स रेजिस्टेंस दे रखी है। कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। किस तरह निकलेगा ये, हमें एक चीज़ पता है, कापा इज इक्वल टू जी स्टार इंटू जी, ठीक है। जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट होता है, एंड जी क्या होती है, जी स्टार आपका क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। जी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी निकालनी है। तो देखो यहाँ पर आपका सेल कांस्टेंट जी स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू आर। देखो जी स्टार है ना, ये होता है। अब आर क्यों हमने लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आर दे रखा था। वैसे जी इज इक्वल टू 1/r होता है ना, तो अभी यहाँ से क्या ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जी स्टार इंटू जी इज इक्वल टू कापा। तो जी स्टार इज इक्वल टू कापा अपॉन जी, एंड यहाँ पर इज इक्वल टू कापा अपॉन जी की वैल्यू 1/r, तो यानी कि जी स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू आर। ये आ गया आपका, इस तरह से आया ये फॉर्मूला, डिराइव इस तरह से हुआ। सबसे इजी याद रखने का ये वाला फॉर्मूला है, जी के कापा इज इक्वल टू जी स्टार इंटू जी। अब हम वैल्यूज़ डाल देंगे, जी स्टार के लिए 0.146, रेजिस्टेंस के लिए 1000, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम स्ट्रक्चर write the name of the reaction structure and IUPAC name of the product from any of the two। फिनोल की रिएक्शन हो रही है, फिनोल की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, विद CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बताओ ये कौन सी नेम रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन, OH CHO, ये बनता है आपका प्रोडक्ट सैलिसिल्डिहाइड। तो ये आपको कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रीमर टीमन्स रिएक्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH CH3 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 ONA reacts with C2H5Br। अभी देखो CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 ONA is reacting with, क्या मिलेगा यहाँ से, क्या मिलेगा यहाँ से, क्या बाहर निकलेगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। NaBr बाहर निकल जाएगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 एंड देन O CH2 CH3। क्या बन गया, ये एक ईथर बन गया। एंड ये रिएक्शन कौन सी है, विलियमसन रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ईथर। अगले क्वेश्चन है हमारा, सी पार्ट है, CH3 CH2 CN रिएक्ट्स विद स्टेनस क्लोराइड। तो यहाँ पर अब देख लो आप, CH3 CH2 CHO बन जाएगा आपका, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये वाली आपकी कौन सी स्टीफेंस रिएक्शन है, जिसमें साइनाइड ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट होता है, सीधा CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका ये विलियमसन सिंथेसिस था एंड ये आपकी स्टीफेंस रिएक्शन थी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपके इस तरह से ये मार्क्स भी आप देख लो किस तरह से आपके डिवाइडेड हैं फॉर ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरह से होना था। नेम रिएक्शंस कभी भी छोड़ के मत जाना, नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सभी ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि आपको याद हो अगर अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका एल्डिहाइड्स का चैप्टर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज का है, ठीक है। एंड नेम रिएक्शन सब इंटरलिंक्ड है, तो ये मत सोचना कि बच्चा एक चैप्टर कर लिया बाकी छोड़ दिया, या 2-3 कर लिए एक छोड़ दिया। ऑर्गेनिक के ये आपके सब चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, एल्डिहाइड वाला, हैलोएल्केन्स वाला, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाला, ठीक है। तो इसीलिए एक साथ तीनों को अच्छे से ज़रूर करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। अब जो ए बी सी है वो ऑरेंज रेड कलर की प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ठीक है। ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट डीएनपी ग्रुप के साथ बन रहा है, दैट मीन्स उनमें क्या है, ए बी सी में कार्बोनिल ग्रुप कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। और ए एंड बी टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस कर रहे हैं। ए एंड बी क्या कर रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट को, ए एंड बी आपके टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस करता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड होता है। उसके बाद बोला सी एंड डी नहीं करते हैं। बोथ बी एंड सी गिव येलो प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड विद आयोडीन। अभी ये आपकी आइडोफॉर्म रिएक्शन भी देते हैं, बी एंड सी आइडोफॉर्म रिएक्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपने बोला कि डी ब्रिस्क एफरवेसेंस दे रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ। अभी डी क्या कर रहा है, डी आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस दे रहा है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो रही है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे रिलीज होती है, एक एसिड से रिलीज होती है, ठीक है। अब आपको बताना है ए बी सी डी क्या है। तो देखो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम देखें, अभी मैंने आपको बताया ए बी सी में कार्बन कंटेनिंग मतलब कार्बोनिल ग्रुप है आपका, क्योंकि डीएनपी पॉजिटिव दे रहा है। ए एंड बी आपके एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने टॉलेंस रीजन को रिड्यूस किया है। सी आपका एक कीटोन है। क्यों सी कीटोन है, क्योंकि ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है। सी, अब हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा कीटोन है, मिथाइल कीटोन है, क्योंकि अब ये आइडोफॉर्म का टेस्ट देता है। और आपका बी क्या है बच्चा, एल्डिहाइड है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। देखो बी कीटोन क्यों नहीं है, क्योंकि बी आपका टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए ये आपका एक कीटोन नहीं हो सकता, ये आपका एल्डिहाइड ही होगा। कार्बोनिल ग्रुप देखो 2 जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो आपके कीटोन में प्रेजेंट हो सकते हैं या एल्डिहाइड में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लैरिटी आ गई कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, दूसरा ये एल्डिहाइड को भी टॉलेंस रीजन टेस्ट भी दे रहा है, सो दैट मीन्स इट्स एन एल्डिहाइड। एंड दूसरा डी तो हमें क्लियर है ही बच्चे, डी तो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना। तो यहाँ से अब हमें चारों ही पता चल गए हैं कि कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो दूसरा अब आपको यहाँ पर निकालना है इनका फॉर्मूला। तो आपको ध्यान में एक बात रखनी है कि यहाँ पे हमारा बी तो हमें पता चल गया, CH3CHO है, क्योंकि एक ही एल्डिहाइड ऐसा है ये CH3CHO बच्चे, जो कि आपका आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है एंड साथ में टॉलेंस टेस्ट भी दे, मतलब ये हमारे दोनों टेस्ट दे रहा है बी, ठीक है। एंड बाकी के जो कंपाउंड्स हैं उनमें आपके 3 कार्बन है, CH3CH2CHO एंड CH3COCH3 एंड ये डी हमारा CH3CH2COOH। देखो जो सी है, सी एक मिथाइल कीटोन है एंड ए आपका एक क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, उसके अंदर 2,4-DNP टेस्ट भी दे रहा है एंड दूसरा टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस कर रहा है ये, ठीक है। हो गया क्लियर। तो इस तरह से हमारे ये चारों ही कंपाउंड्स पता चल गए हमें, A, B, C एंड D, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हेन द सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड द ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यूज आर मेजर्ड यूजिंग पोलरीमीटर आर दिस। तो ये आपको ऑप्टिकल रोटेशंस की वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको 2 स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज़ बतानी है एंड इसका बी पार्ट है स्पेसिफिक नेम हम क्या देंगे सुक्रोज को इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सी पार्ट है मिलते जुलते हैं इसीलिए मैं एक साथ बता रही हूँ। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज ग्लूकोज। तो यानी कि इनकी जब हमने हाइड्रोलिसिस करी तो हमें इनमें से एक प्रोडक्ट क्या मिला, ग्लूकोज भी मिला, जो कि हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करके एक कंपाउंड ए दे रहा है। तो देखते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो रिएक्टेंट सुक्रोज है वो पहली बात तो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। दूसरा जब हमने हाइड्रोलिसिस करी तो इट गिव्स ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड फ्रक्टोज विच इज़ लीवो रोटेटरी, है ना। देखो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें क्या मिलता है बच्चा, एक मिलता है ग्लूकोज, एक मिलता है
फ्रक्टोज। उसके बाद स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो स्पेसिफिक रोटेशन आपकी फ्रक्टोज की क्या रहती है, ज़्यादा रहती है दैन द ग्लूकोज। अभी सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। देखो सुक्रोज वैसे कैसा होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन जब उसकी हाइड्रोलिसिस हो गई तो उसने डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज दिया एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज दिया। फिर सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज मतलब माइनस में जा रहा है, -92.4 डिग्री, ये ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज़्यादा है, तो यानी कि ये एल डोमिनेंट हो गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, लीवो रोटेटरी इसका मिक्सचर हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पर ये क्या है, आपका एक इन्वर्ट शुगर है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। तो अब हमें ये भी पता है कि हाइड्रोलिसिस कर दी तो वो अब उसका साइन चेंज हो जाएगा रोटेशन का, फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, एंड इसीलिए इसको हमने क्या कहा, इन्वर्ट शुगर बोला। ये ग्लूकोज आपकी हाइड्रोक्सिलअमीन NH2OH के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाता है। क्या हो गया यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ, H2O का लॉस हो गया। यहाँ CHO ग्रुप था ना, एंड यहाँ पर आपका NH2OH था, तो यहाँ पर H2O का लॉस हो गया, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पर ये तो आपके एज इट इज सेम ही रहेंगे। तो इससे इन दोनों की रिएक्शन से आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे, आगे बढ़े। अनऑर्गेनिक कंपाउंड A with the molecular formula C4H9Br undergoes hydrolysis to form C4H9OH. Write the structure of A and the mechanism for the reaction. देखो यहाँ पे बच्चे C4H9Br है, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस से आपको C4H9OH मिल रहा है। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। यहाँ पे बच्चे देखो ये आपका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर इसका रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, CH3 CH एंड CH2 CH3Br, ठीक है। स्लो स्टेप पे ये रिएक्शन हुई तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या बना, आपका कार्बोकैटायन बन गया। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कार्बोकैटायन आपका यहाँ पे ये बना है, ठीक है, CH3CH पॉजिटिव C2H5 प्लस Br माइनस, और फिर यहाँ पर अब इसकी OH माइनस के साथ रिएक्शन हुई है, तो देन अब आपको पॉसिबल ये कंपाउंड मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे C4H9OH मिल रहा था आपको, एंड यहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन, ये जो दिखाई दे रहा होगा प्लस माइनस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि मिक्सचर हमें मिल रहा है, L फॉर्म एंड D फॉर्म दोनों, तो वो किस में पॉसिबल है, SN1 में ही पॉसिबल है। तो इसीलिए ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका ये क्या है, मिक्सचर है ना दोनों का, 50% L फॉर्म 50% D फॉर्म, ठीक है, SN1 का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 500 केल्विन आर दिस। ये रेट कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं आपको इन दोनों रिएक्शंस के। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA। बहुत आसान है बच्चा, एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे तो देखो आपको रेट कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स दे रखे हैं, सीधा आर्हीनियस इक्वेशन लगाएंगे। देखो log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये फॉर्मूला लगेगा। एंड यहाँ पे आपने K2 की वैल्यू आपको पता है, K1 की वैल्यू आपको पता है, EA एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकालनी है अपॉन 2.303 इंटू R गैस कॉन्स्टेंट 1/T1 माइनस 1/T2, सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 6383 जूल्स पर मोल। ईजी था क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन अब है, अभी देखो हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है ना, सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। आई थिंक इजी लग रहा होगा सभी को, है ना बच्चे, मुश्किल नहीं है, इजी है, सिर्फ हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे जिसे आप छोड़ के जाएं, ठीक है, क्योंकि किसी चैप्टर से अगर कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आ रहा होता है एंड हमने अगर उसे छोड़ दिया तो हमारे उसके मार्क्स भी जाले जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि काश हमने कर ही लिया होता। तो इसीलिए ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ज़रूर अच्छे से करके जाएंगे हर एक चैप्टर को। टाइम अभी भी है आपके पास,
ठीक है, लास्ट के डेज बहुत कीमती हैं, इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है बच्चे। ये कुछ पलों में अगर हमसे कोई गलती हो गई, मतलब इन कुछ लास्ट के दिनों में अगर हमने गलती करी, टाइम वेस्ट किया, तो उसकी सज़ा आपको आगे तक कितने सालों तक भुगतनी पड़ेगी। सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके इन मार्क्स का। अगर हमारा रिपोर्ट कार्ड ख़राब हुआ, हमारा 12th का स्कोर ख़राब हुआ, तो 12th की मार्कशीट पे तो वो हमेशा के लिए रह जाएगा ना, वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो इसीलिए कुछ ये पल जो हमारे एग्ज़ाम्स के बच रहे हैं, कुछ ही दिन हैं आप सभी के पास, तो इसीलिए इन कुछ दिनों में कोई भी अपनी गलती की गुंजाइश मत छोड़ो कि कोई गलती हो हमसे, एंड हम अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए इस टाइम पर, और कोई भी चीज़ आपकी पढ़ाई के आगे इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम। चलिए, तो अभी ये आपका सेक्शन डी है जिसमें आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आप देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बाय वेरियस लिगेंड्स, ये हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम अगर पैसेज पे जाएंगे तो हमें इजी रहेगा, ठीक है। आउट ऑफ द लिगेंड्स ए बी सी एंड डी, मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसकी होती है? तो देखो यहाँ पे बच्चे आपको क्या दे रखा है, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं ए बी सी डी, इनकी वेव नंबर दे रखी है 1 वेव लेंथ इज इक्वल टू वेव नंबर, एनर्जी दे रखी है, ठीक है। तो अभी एक बात याद रखनी है सभी ने बच्चे, कि जितनी ज़्यादा आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका लिगेंड है, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी ज़्यादा, मतलब डेल्टा नॉट की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड। तो हम कह सकते हैं कि जिसका यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब है, वेव नंबर की जो लाइट एब्जॉर्ब है आपकी, उसके हिसाब से हम मैक्सिमम स्प्लिटिंग की देख सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है, ए बी सी डी में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक और ऑप्शन है कि ए और डी में से वीक फील्ड लिगेंड कौन सा होगा। देखो, तो यहाँ पे एनर्जी आपका वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, एनर्जी CFSE एनर्जी। देखो, जो CFSE एनर्जी है, मैंने आपको अभी भी बताया कि CFSE एनर्जी आपका वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा वेव नंबर होगा, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा वेव नंबर इसका दिख रहा है, ठीक है, इसका डीप का, तो यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा आपका वेव नंबर होगा उसकी आपकी मैक्सिमम एनर्जी रहने वाली है, ठीक है, मैक्सिमम स्प्लिटिंग। तो यानी कि इस केस में आपकी मैक्सिमम स्प्लिटिंग की रहने वाली है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है आउट ऑफ द 4, ठीक है। और वीक वाला कौन सा होगा आपका? ऑटोमेटिकली ए वाला आपका वीक वाला हो जाएगा। तो यानी कि ए और डी में से वीक लिगेंड कौन सा है? द मिनिमम किस केस में है? ए के केस में है। मिनिमम एनर्जी जो कि T2G से EG में जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है। आप सभी को पता है CFSE एनर्जी है ही क्या। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लिगेंड उतना वहाँ पर पेयरिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पेयरिंग होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड में, है ना। पेयरिंग क्यों होती है? क्योंकि इतना ज़्यादा हाई एनर्जी है कि वो जंप ही नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन EG में। तो जब वो जंप ही नहीं कर पा रहा तो फिर पेयरिंग ही होगी। और जहाँ पर एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ जंप कर सकेगा, EG में चला जाएगा। जब वो EG में चला जाएगा तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अभी बच्चे इसका ये वाले दोनों पार्ट्स हमारे हो गए हैं। आगे देखते हैं, इसका एक और पार्ट है, which of the following complexes will be violet in color और CrA6 3- या फिर CrB6 3+ and why। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखी है? if 560 to 570 nanometer is the nanometer of light is absorbed, the color of the complex is violet। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 560 के आसपास जिसकी लाइट एब्जॉर्ब की वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पर आपको ये वेव नंबर दे रखा है। तो हमें मतलब देखो जो वेव नंबर होता है वो मैंने अभी भी बताया था कि क्या होता है, वो 1 वेवलेंथ होता है ना। और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 वेव नंबर। तो यानी कि जो 560 है आपकी
वो आपकी पर्पल कलर के लिए है। यानी कि मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि 1 इनमें से जिसकी भी वैल्यू आएगी 1/x, मतलब कि इनमें से जौन सा भी वेव नंबर की वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करेगी 560 के, अप्रॉक्स आएगी 560 के, तो वो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, जो पर्पल कलर शो करेगा। तो ये कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे एंड देखेंगे जब कि 1/17830 जब हमने किया तो हमारे पास अप्रॉक्स आंसर आया 560 का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि पर्पल कलर की जो हमारे को देखने को मिलती कॉम्प्लेक्स की, वॉयलेट कलर का हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता, तो वो कौन सा देखने को मिलता आपको, CrB63+, जिसकी 560 नैनोमीटर है। ठीक है, एंड 730 नैनोमीटर इसकी है CrA63- कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, एंड आपको रीज़न भी साथ में इसमें देना था, तो रीज़न भी कुछ इस तरह से देंगे कि जब वो उसके कॉरस्पॉन्ड करेगी वेवलेंथ, है ना, तभी तो वो कॉम्प्लेक्स उस कलर का, वो कलर का हमें दिखेगा। अभी देखो यहाँ पर है, इफ़ द लिगेंड्स अटैच्ड टू द क्रोमियम 3+ आयन इन द कॉम्प्लेक्स गिवन इन द टेबल आर वाटर, साइनाइड, क्लोराइड एंड अमोनिया। अभी इन्होंने हमें बोला कि सपोज़ ये जो आपके ABCD के लिगेंड्स हैं, इसमें से एक तो वाटर है, एक साइनाइड है, एक क्लोराइड है और एक अमोनिया है, तो आपको इनको अरेंज करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ABCD कौन से हैं। तो अगर हम बात करें, एक तो इन्होंने कौन सा बताया हमें, साइनाइड बताया, एक इन्होंने हमें साइनाइड बताया, दूसरा इन्होंने हमें वाटर का लिगेंड बताया, तीसरा इन्होंने हमें बताया क्लोरीन का, चौथा बताया अमोनिया का। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन सा है, साइनाइड है। तो यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि डी वाला तो आपका कौन सा है, साइनो है। ठीक है, उसके बाद अभी इनमें से वीकेस्ट कौन सा है, क्लोरीन वाला आपका वीकेस्ट है, तो यानी कि ए वाला आपका क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया। उसके बाद H2O एंड अमोनिया में से कौन सा आपका आता है, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट आपका इनमें से कौन सा है, सी वाला, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, एंड बी वाला आपका H2O हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ए क्लोरीन, बी H2O, सी अमोनिया एंड डी साइनाइड। अब इनकी नेमिंग तो बहुत ईजी है ना, कैसे करेंगे, हेक्सा क्लोराइडो, जब हमने कॉम्प्लेक्सेस निकाल लिए देन ही हम उनकी नेमिंग कर पाएंगे। हेक्सा क्लोराइडो क्रोमेट, ये याद रखेंगे, सबसे पहले लिगेंड के लिए करते हैं, हेक्सा 6 क्लोराइडो, IDE IDO में कन्वर्ट होगा, एंड क्रोमेट, क्रोमेट आएगा। ठीक है, क्रोमेट 3 आयन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 आयन। ठीक है, अभी देखते हैं अगला, ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, इतना लंबा पैसेज पढ़ने की नीड आपको नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ पहले सीधा क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन आप तब भी आंसर कर पाएंगे। हाउ मेनी कुलम्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन ऑर्डर टू कंज्यूम 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तो आपको बताना है कि कितने कुलम्स ट्रांसफर्ड हुए होंगे। तो ऑब्वियसली कितने हुए होंगे, 2 फराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट है, हमने फराडेज लॉ में ये पढ़ा है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स 2 फराडे, उतने ही फराडे की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। 1 मोल फराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फराडे चाहिए होगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को 2 फराडे चाहिए होगा। ठीक है बच्चा, बी पार्ट क्या है इसका, हाउ मच वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग लेड स्टोरेज सेल। अभी देखो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, -NF/E0 होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर आपको वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, देखते हैं, तो यहाँ से सीधा -NF/E0 का फॉर्मूला लगेगा। E0 की वैल्यू 2 दे रखी है, F की वैल्यू 96500 एंड N की वैल्यू 2, तो इतना वर्क आपका डन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बी ऑप्शन, सॉरी बी पार्ट में इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसका सी पार्ट क्या दे रखा है, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट हाइड्रोजन इज अ ग्रीन फ्यूल, गिव योर कमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। अभी देखो ये एक थोड़ा सा जनरल सा क्वेश्चन आया है कि क्या आप ये चीज़ मानते हैं कि हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है, एंड अपने कमेंट्स देने हैं इस बात पर हमें। दूसरा इसका और का है आपका, इमेजिन इफ़ यू आर
अ मेंबर ऑफ एन एजेंसी फंडिंग साइंटिफिक रिसर्च, विच ऑफ द प्रोजेक्ट्स यू विल फंड? एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन या सेफ रिसाइकलिंग ऑफ द लेड बैटरीज। हम कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहेंगे तो वो तो सबकी अपनी चॉइस ही है ना, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ही आपके सही हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ें तो हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है दैट ऑन कंबस्शन गिव्स वाटर। देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में भी यूज़ होता है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, एक सेफ़ है, इलेक्ट्रो इन्वायरमेंटल भी सेफ़ है ये, इसका वाटर बाय प्रोडक्ट है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कार्बन एमिशंस नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल भी यूज़ करा जा रहा है आजकल, है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन को हम इन दिनों कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से, विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन यहाँ पर भी अगेन हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस करा, for that we need electricity, and from where that electricity is coming, it's coming from that fossil fuels only, and जिसकी वजह से आपके कार्बन emissions increase होते हैं। In spite of the problems faced today in extraction of hydrogen, we cannot disagree on the fact that it is a clean source of energy। हालांकि हमें पता है कि हमें उसके लिए fossil fuels को यूज़ करना पड़ रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, उसके बावजूद भी ये नहीं नकारा जा सकता कि ये एक क्लीन फ्यूल है, पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। एंड आगे रिसर्चेस में भी इसके सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे एंड और ग्रीन वेज निकाले जाएंगे कि जिसमें हम सोलर एनर्जी को भी यूज़ कर सके हाइड्रोजन की एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अभी एक चीज़ ट्रू है कि हाइड्रोजन एक फ्यूल है दैट ऑन कंबस्शन गिव्स वाटर एज बाय प्रोडक्ट, एंड दूसरा यहाँ कोई भी कार्बन के एमिशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक आपका ग्रीन फ्यूल तो है, लेकिन ठीक है इसका एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो ग्रीन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये खुद में क्या है, एक ग्रीन फ्यूल ज़रूर है। बाकी अब आपको जो भी करना हो रिसर्च प्रोजेक्ट तो उसके बारे में यहाँ पर है कि लेड बैटरीज़ की बात कर ले तो करंटली ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड बैटरीज़ हैं आज की डेट में, एंड ये आपकी पता है हमें ये रिचार्जेबल भी होती हैं। द प्रॉब्लम इज़ द वेस्ट मैनेजमेंट। देखो बच्चे सारी प्रॉब्लम आती है डिस्पोजल में, कि जब आप उसको डिस्पोज करते हो तो वो रिसाइकिल नहीं हो पाती है, हज़ारों सालों तक ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, एंड जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए हज़ार्डस हैं। तो इसके लिए रिसर्च एंड अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से इसका वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए इसके वेस्ट का। तो करंटली तो हम इन्हें लैंडफिल्स में ही डालते हैं और इनका कोई भी ऐसा सेफ़ मेथड भी नहीं है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई भी सेफ़ मेथड नहीं है डिस्पोजल का, इनकी रिसाइकलिंग का, है ना। एंड सेफ़र मेथड जो है डिस्पोजल के, इट विल रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड द हेल्थ हैज़ार्ड्स। तो अगर कोई हमें सेफ़ मेथड मिलता है तो उससे आपका पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा एंड दूसरा जो हेल्थ हैज़ार्ड्स है वो भी रिलीज़ होंगे, वो भी ख़त्म होंगे, है ना। तो 1 मार्क्स में हम लिखेंगे क्या है उनकी इम्पॉर्टेंस, एंड 1 मार्क्स में हम लिखेंगे कि रिसर्च उसकी क्यों करनी चाहिए हमें। दूसरा फ्यूल सेल क्यों, क्योंकि फ्यूल सेल एक बहुत ही क्लीन सोर्स है एनर्जी का। हाइड्रोजन की बात करें तो वो कंबस्शन के बाद हमें क्या देता है, वाटर देता है। अब हमें मेन जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर रिसर्च में, हमें इसकी रिसर्च में क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल है एंड वो एक ग्रीन फ्यूल है, हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है। तो उसके लिए हमें नए नए मेथड्स को रिसर्च करना चाहिए कि कौन सा ग्रीनर वे है, ग्रीनर मेथड है जिससे हम हाइड्रोजन को यूज़ कर सके, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सके, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ उसमें हमें ना करना पड़े, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही रिसर्च हमें करनी चाहिए। जैसे कि बच्चा ग्रीन केमिस्ट्री होती है, एक हायर आगे क्लासेस में आप जाएंगे अगर केमिस्ट्री लेते हैं तो तब उसमें एक आता है ग्रीन केमिस्ट्री। तो वो ग्रीन केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम ऑल्टरनेटिव वेज निकालते हैं जहाँ पे आज पॉल्यूशन हो रहा है या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि जिनको बनाने में टॉक्सिक हैं वो, है ना। तो उनके ग्रीनर मेथड्स निकाले जाते हैं कि जिस तरह से आप उनको एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी बना सकते हैं एंड स्टिल हमें हमारा प्रोडक्ट भी मिल जाए, ठीक है। आगे है अब सेक्शन ई, 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। तो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन आपका कौन से वाले आयन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। √n × n + 2 आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है।
तो यहाँ से n अगर अप्रॉक्स 1 आता है तो यानी कि कैसे मुझे पता चला, क्योंकि √3 इतना होता है, अप्रॉक्स 1.73। तो यानी कि मेरी n की वैल्यू 1, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 किस केस में होंगे हमें वो देखना है। स्कैंडियम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्कैंडियम 3+ के तो सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो इसकी तो नोबल गैस होती है। दूसरा, जिंक की बात करें तो जिंक की भी आपके जिंक +2 आयन की हम बात करें तो 3d10 की कॉन्फ़िगरेशन साथ में 4s2, तो यहाँ भी नहीं है। इसका 3d9 होता है। तो देखो Ti+3 एंड कॉपर +2 ही हमारे बचते हैं। कॉपर +2 में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29। ठीक है, तो आप जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखेंगे अगर कॉपर की एंड टाइटेनियम +3 की, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि इनमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आर्गन, उसके बाद देखो इसको शॉर्ट में नहीं लिखना आ रहा तो लॉन्ग में पूरा लिख के देख लो। 1s2 2s2 2 पे 6, 3s2 3 पे 6, 4s2। देखो यहाँ तक आपके कितने हो गए? 18 कंप्लीट। अब उसके बाद देखो 18 के बाद आपने कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, 11 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट और है, 3d9 4s2। लेकिन ये कॉपर प्लस इसकी ये कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन थी, कॉपर +2 की क्या हो जाएगी? 3d9। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा आपका उसी हिसाब से। टाइटेनियम के लिए देख लो, स्कैंडियम टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, टाइटेनियम +2। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी सेम रहेगी पूरी कॉन्फ़िगरेशन। 18 के बाद टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। ठीक है, 4s2 3d2। एक मिनट, टाइटेनियम +3 के लिए हमने निकालना था 4s2 3d2, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो क्या बचेगा? 3d1। तो ये जो अब 3d1 बच गया आपका, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसीलिए इसका ए आपका ए का ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम करोजन विच वन विल यू प्रेफर एज सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड, निकल और जिंक। अब आपको पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। हम कोरोजन नहीं चाहते हैं कि हो, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी प्लेटिंग कर देते हैं ताकि जो नीचे वाला है वो सेफ रहे, ऊपर वाला चाहे करोड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा जिसका है, यानी किसका है? वो जिंक का है, तो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर ताकि आयरन सेफ रहे, जिंक भले ही करोड हो जाए। The second ionization enthalpies of the chromium and manganese are this. Explain the lower value of manganese. ठीक है बच्चे, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज क्रोमियम एंड मैंगनीज की ये है। ठीक है, तो आपको मैंगनीज की कम वैल्यू क्यों है? देखो मैंगनीज में क्या होता है, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब ये जो 3d5 की कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है ना मैंगनीज में, उसकी वजह से क्या होता है कि मैंगनीज प्लस की क्रोमियम प्लस से ज़्यादा है। मतलब लोअर वैल्यू मैंगनीज की क्यों है? देखो सबसे पहले तो मैंगनीज की आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी बताया 3d5 होती है, फिर 3d5 4s2 एंड मैंगनीज प्लस आयन की क्या है? 3d5 4s1, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इस केस में आपकी क्या कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है? खाली 3d5 क्रोमियम प्लस आयन की। क्रोमियम की वैसे 3d6 होती है, क्रोमियम प्लस की क्या होगी? 3d5। तो ये 3d5 क्या है? हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, इसीलिए इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्रोमियम की प्लस आयन की ज़्यादा है, मैंगनीज की कम है। ठीक है, स्कैंडियम एंड जिंक की सिमिलैरिटीज़, एक तो ये कि ये कलरलेस कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों कलरलेस बनाते हैं भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कोई अनपेयर्ड इनमें जो कि इनका डी ट्रांजिशन करके कलर को दिखा सके। जैसे कि जब हम स्कैंडियम +3 की बात करते हैं तो उसमें आपकी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो जिसकी वजह से नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरह से जिंक का भी यही हाल है, जिंक की भी फुली फिल्ड है ऑर्बिटल, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कोई भी कलर हमें नहीं देखने को मिलता। ये दोनों कलरलेस हैं। दूसरा ये दोनों ही क्या हैं, डायमैग्नेटिक हैं, क्योंकि इनमें सारे के सारे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगला है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, शील्डिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन्स की बहुत पुअर शील्डिंग है, तो जिसकी वजह से एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होने लगते हैं जैसे ही एटॉमिक नंबर आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो बहुत ईजी है। क्रोमियम की क्रोमेट आयन में एंड डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की क्या है, +6 ही रहती है। ठीक है, CrO3 माइनस में एंड Cr2O7 में अगर आप देखेंगे तो दोनों की कितनी आएगी, +6 ही आएगी। इजी क्वेश्चन था ये भी। आयनिक इक्वेशन लिखनी है। अब देखो ये जो है ना बच्चा डी ब्लॉक की, ये ना आपको याद करनी पड़ेंगी। कुछ कुछ रिएक्शंस एटलीस्ट इनऑर्गेनिक में हमें याद करनी ही पड़ेंगी, जैसे कि ये एक एसिडिफाइड KMnO4 की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 10I minus plus 2MnO4 minus plus 16H plus will give 2Mn2 plus plus 8H2 plus 5I2. अगला है what is the effect of temperature on the solubility of the glucose in water। ठीक है, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ग्लूकोज की वाटर में सॉल्युबिलिटी। देखो, एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी ये रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट रिलीज नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि ली चार्टेलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर ये तो है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इब्राहिम कलेक्टेड 10 ml ऑफ ईच ऑफ फ्रेश वाटर एंड ओशन वाटर। उसने एक फ्रेश वाटर कलेक्ट किया, एक ओशन वाटर कलेक्ट किया। एक सैंपल को P लेबल किया एंड उसकी वो फ्रोज हो गया, वो जम गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि अदर को Q लेबल कर दिया -1.3 डिग्री सेल्सियस पर, और वो भूल गया कि P क्या था और Q था, मतलब दोनों में से ओशन वाटर कौन सा था, नॉर्मल वाटर कौन सा था। तो क्या कैसे पता करेंगे, देखो Q ओशन वाटर था, क्योंकि सॉल्ट्स की वजह से वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाएगा लोअर टेम्परेचर पे, पानी फ्रीज हो जाएगा बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो हमें ये पता चल जाएगा पानी में समुद्र के पानी में ओशन वाटर में सॉल्ट होता है, तो जिसकी वजह से वो जल्दी जम जाएगा लोअर टेम्परेचर पर बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो Q क्या है, ओशन वाटर है, P नॉर्मल वाटर है। देन आगे हमने निकालना है क्वेश्चन सी पार्ट में, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एक्वा सॉल्यूशन के लिए K3FeCN6 के लिए वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखी है आपको, एंड आपको बताना है नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन अगर 1 मोलर की कंसंट्रेशन है तो। देखो यहाँ पे बच्चे सबसे पहले तो आयंस, नंबर ऑफ आयंस पता होना चाहिए। FeCN6 3- आपको पता है ना, डबल सॉल्ट जब हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने ये बताया था कि ये इस तरह से डिकम्पोज कर जाता है 3K+ एंड FeCN6 3- इस तरह से ये डिकम्पोज कर जाता है। तो ये टोटल 4 आयंस हो गए, यानी कि हमें देखने को 4 आयंस मिल गए। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + n-1/α। हमें ये पता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ डाल देंगे तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, I की आ जाएगी। एंड फिर तो हमें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता ही है, ΔTB = I × KB × स्मॉल m। यहाँ से डेल्टा आपको क्या निकालना है, ΔTB निकालना है। I की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई, KB की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, मोलल 1 है, 1 मोलल, सो 1.85 आ गया। तो यानी कि अब यहाँ पर TB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 101.85, क्योंकि आपको ऑलरेडी ΔTB में से पता है TB0 - TB, तो वो 100 एंड साथ में इसमें +1.85 TB क्या आ गया, 101.85 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, What type of deviation from Raoult's law is expected when phenol and aniline are mixed with each other? किस टाइप का डेविएशन राउल्ट्स लॉ से हमें देखने को मिलेगा अगर फिनॉल एंड एनिलीन को हमने एक साथ मिक्स कर दिया एक दूसरे के। एंड नेट वॉल्यूम का जो मिक्सचर में चेंज है वो क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, ग्राफिकली बताना है। तो कुछ इस तरह से राउल्ट्स लॉ का ग्राफ रहता है, आप सभी को पता है। दूसरा बच्चे ये चीज़ याद रखेंगे, फिनॉल एंड एनिलीन की नेगेटिव डेविएशन रहती है, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलती है
नेट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल डिक्रीज। तो देखो नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी लेस देन 0 रहता है, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन के जो फोर्सेस हैं वो क्या रहते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना। एंड ये आपका ग्राफ रहता है। नेक्स्ट पार्ट था इसका, वेपर प्रेशर जो है प्योर वाटर का एट सर्टेन टेम्परेचर, वो हमें दे रखा है 23.80 mm ऑफ Hg एंड 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट को अगर आपने 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया तो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर क्या होगा। यह आपका वेपर प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे होती है, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2। x2 लेकिन मोल फ्रैक्शन ही नहीं पता, N2/N1, ठीक है। N2 दे रखा है 0.1, N1 आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 100/18, तो यहाँ से x2 आ जाएगा इतना 0.018। अब P नॉट क्वेश्चन में दे रखा है 23.8 mm Hg। रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकल जाएगी, 23.80 माइनस P अपॉन 23.80 यानी 0.018। आंसर आ जाएगा आपका 23.37 mm ऑफ Hg। ये क्या आ गई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। अगला है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO2 है। इतना क्लियर हो रहा है, बेंजीन की रिंग है, ठीक है। 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। आइसोमेरिक ए जो है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है तीनों में से। ए का जब हम रिडक्शन करते हैं तो बी कंपाउंड मिलता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H9N। फिर बी का रिडक्शन, बी का जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं NaNO2HCl के साथ तो आपको सी कंपाउंड मिलता है। एंड सी की ट्रीटमेंट भी जब आप H3PO2 से कराते हैं तो वो डी में कन्वर्ट होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8 है। देखेंगे, सबसे पहले रिएक्शंस करेंगे। अगर ये फॉर्मूला हम मान के चलते हैं तो क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर SnHCl से रिएक्शन कराई तो ये वाला आपको मिलेगा कंपाउंड, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली NO2 बन सकता है या NH2, तो यानी कि ये वाला क्या था, NH2 बन रहा था। एंड SnHCl रिडक्शन करके NH2 बन रहा है तो दैट मीन्स क्या होगा, वो NO2 ही होगा। दूसरा NaNO2HCl से रिएक्शन किसकी होती है, जहाँ पर ये वाला NH2 की फंक्शनैलिटी होती है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया N2Cl। फिर अब ये इसकी H3PO2 से ये ग्रुप रिमूव हो जाता है एंड हमें क्या मिलती है, टोलुइन। CrO2Cl2 से H3O+ से रिएक्शन कराते हैं आपको वापस से बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो ये इस तरह से सारे कंपाउंड्स पहचानने थे। ये एक कन्वर्जन टाइप जैसे हर सीरीज ऑफ रिएक्शंस इसमें यूज़ हुई हैं, ठीक है बच्चे, पता चल गया। कंपाउंड ए था क्या हमारा, पैरामिथाइल नाइट्रोबेंजीन, और बी है आपका पैरामिथाइल बेंजीनामाइन, सी है पैरामिथाइल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डी टोलुइन एंड ई बेंजल्डिहाइड। अब इनके लिए रीजंस बताने हैं। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड इज सॉल्यूबल इन एल्कली। देखो यहाँ पर अब इसमें जो हाइड्रोजन अटैच होता है ना, उसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो जब हाइड्रोजन की नेचर एसिडिक है तो जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा सल्फोनाइल क्लोराइड का तो वो उससे रिएक्शन करेगा एंड इसकी वजह से ये आपका एल्कली सॉल्यूबल है। बी पार्ट क्या था, रिडक्शन नाइट्रोबेंजीन की यूजिंग FeNHCl इज प्रेफर्ड ओवर SnHCl। मतलब हम Fe से क्यों करते हैं, क्योंकि रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप जब हम आयरन के साथ करते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्योंकि FeCl2 जो बनता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग रिएक्शन। HCl गैस रिलीज हो जाती है तो FeHCl इसीलिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज HCl गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। एंड दूसरा इसमें सिर्फ स्मॉल अमाउंट, हमें थोड़ी अमाउंट ही रिक्वायर्ड होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब इनको आपको इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pKb वैल्यूज़ में अरेंज करना है। किसमें, pKb वैल्यूज़ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कैसे करेंगे, सबसे ज़्यादा pKb वैल्यू किसकी रहने वाली है, C6H5NH2 की, क्योंकि इसमें बेंजीन की भी रिंग है, बहुत हाईली स्टेबलाइजेशन यहाँ पे। एक तो यहाँ पर आप ये देखो कि इसका ये जो लोन पेयर है ना बच्चे, देखो यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखनी होती है, pKb की वैल्यू है ना, तो बेसिसिटी को आपको मेन देखना है कि जिसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी उसकी कम pKb वैल्यू रहेगी। तो pKb वैल्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा pKb वैल्यू इसकी है क्योंकि इसकी बेसिसिटी सबसे कम है। क्यों इसकी बेसिसिटी सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आपका रेजोनेंस में बिजी है। जब लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है तो वो डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए इसकी सबसे ज़्यादा pKb वैल्यू है, यानी उतनी ही कम इसकी बेसिसिटी है।
उसके बाद C6H5NHCH3 में भी यही सेम चीज़ है कि यहाँ पर भी रेजोनेंस चल रहा है। फिर उसके बाद अमोनिया एंड देन C6H5CH2NH2 में भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट ये है कि यहाँ पर आपका जो अमोनिया का लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल है। दूसरा, इसका जो कार्बोकेटायन बनता है वो भी हाईली स्टेबलाइज्ड हो जाता है, फिनाइल कार्बोकेटायन भी बनता है यहाँ पर जो। और फिर CH3NH2 की सबसे ज़्यादा बेसिसिटी है क्योंकि यहाँ पर तो प्लस आई इफेक्ट भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ फिर भी इससे कम है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेसिसिटी, सबसे ज़्यादा आपकी हाईएस्ट बेसिसिटी जिसकी होगी उसकी pKb वैल्यू उतनी ही कम होगी। उसके बाद आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो अभी देखते हैं सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होने वाली है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से C2H5OH की, एंड इनकी फिर सबसे कम। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, अभी देखो बॉइलिंग पॉइंट में भी यही है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, CH3COOH का होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड देन यहाँ पर फिर सबसे ज़्यादा कम किसका है, ईथर का है, ठीक है। तो फाइनली बच्चे हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा सैम्पल पेपर, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड आई होप आप सभी को ये बिल्कुल अच्छे से सब समझ में आ भी गया होगा। मैं थैंक यू वाली स्लाइड ना ऐड कर लेती हूँ, मैम आप यहाँ से ना कट कर देना। थैंक यू वाली स्लाइड ना इसमें ऐड होनी रह गई थी, यहाँ से थैंक यू की स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। अरे यार ये रही, तो बच्चे फाइनली अब हमारा सैम्पल पेपर, यहाँ से करती हूँ मैम, एक मिनट। तो बच्चे हमारा सैम्पल पेपर फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कंसेप्ट सभी के समझ में आ गए होंगे, किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, चांसेस किन चैप्टर से रहते, सभी क्लैरिटी आ गई होगी। तो बच्चे एक रिक्वेस्ट आप सभी से ज़रूर है कि जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर शेयर करना, ठीक है बच्चे, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर आप लोग हमें जब दोगे तो तभी तो फिर हम आपको उसको सॉल्व करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत है, तो वो तभी तो पता चलेगा ना, है ना। तो पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम करेंगे जैसे ही आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी को क्वेश्चन पेपर्स अपने ज़रूर शेयर करने हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, तो थैंक यू सो मच। टिल देन कीप स्टडिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सभी बहुत अच्छे से करना, अपना बेस्ट देना है, पूरा अपने में कॉन्फिडेंस रखना है, ज़रूर पेपर आप अच्छा करके आएंगे। तो चलिए बच्चे, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अब आपके एग्ज़ाम्स के बाद। एग्ज़ाम्स जैसे ही अब आपके, नहीं ये लाइन नहीं बोलनी ना मुझे, क्या लाइन बोलूँ लास्ट में। चलिए बच्चे, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही फिनिश कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।